हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर होंगे वो मैं आपको बता दूं। जो सबसे पहला पॉइंट आप कवर करेंगे वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। ठीक है, यूवी का प्रिंसिपल, उसके अलावा लैम्बर्ट्स बेस लॉ और प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा जिसमें आप सिर्फ इतनी चीजें कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम यूवी को कंप्लीट करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये क्या है? ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आपको मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि जब कोई भी मैटर का इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, मान लीजिए ये मैटर है और इसका इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हो रहा है, और ये इंटरेक्शन का जो फिनोमेना है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अगर कॉज करता है तो इससे रिड्यूस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यूवी क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। मतलब कि कोई भी मैटर अगर यूवी रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट करता है तो हमेशा वो क्या करेगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। अब ये जो एब्सॉर्ब एनर्जी है ये क्या काम करती है? मॉलिक्यूल के अंदर क्या चेंजेस करती है? ये क्या करती है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको प्रमोट कर देती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग हायर एनर्जी लेवल में। ठीक है, या फिर हम कहें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि यूवी रेंज का रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करती है। ठीक है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करती है इसलिए यूवी को हम दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए थ्योरेटिकली हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पिन डाउन कर रखा है। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या करता है? यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम वन लेवल टू अदर। अब ये वन लेवल क्या होता है? ऑब्वियसली जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी में प्रमोट हो जाएगा, या फिर हम कहें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गेट प्रमोटेड इनटू द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिंस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स ड्यूरिंग दिस फिनोमेना। किस फिनोमेना के दौरान? मतलब मैटर और यूवी रेडिएशन के इंटरेक्शन के दौरान जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रोड्यूस करती है। तो सिंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर्स इन दिस फिनोमेना, द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक दूसरा भी नाम है, उस दूसरे नाम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्योंकि क्यों कहते हैं ये बात? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूवी की रेंज क्या होती है? ठीक है, देखिए 200 से 400 तक यूवी की रेंज होती है। इसमें मैंने स्पेसिफाई किया है 100 नैनोमीटर से 190 नैनोमीटर का रीजन आपका फार यूवी रीजन कहलाता है। 190 से 400, इसको 200 भी ले सकते हैं, 200 से 400 नैनोमीटर का जो रीजन होता है वो नियर यूवी होता है। और ये ही रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस जो कि हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं। ठीक है, विजिबल रीजन होता है, विजिबल रीजन इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, तो दिस इज द रेंज ऑफ यूवी। हमने क्या बताया? यूवी की रेंज जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। यूवी की रेंज में एक हम कहते हैं फार यूवी रीजन। तो फार यूवी रीजन कहाँ से कहाँ तक हुआ? 100 टू 190 नैनोमीटर तक हुआ। ठीक है, नियर यूवी क्या हुआ? नियर यूवी इज फ्रॉम 190 या 200 भी इसको लिख सकते हैं, 200 टू 400 नैनोमीटर तक। ठीक है,
लेट मी करेक्ट, 400 नैनोमीटर्स तक, फाइन। और विजिबल रीजन जो है, विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक है, विजिबल रीजन इज फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर्स। ये आपको रेंज थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट इज लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ क्या बताता है, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ कहता है कि जब कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, जब कोई भी मॉलिक्यूल आपका जब यूवी रेडिएशन से इंटरैक्ट करता है तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो एब्सॉर्प्शन है, ये ये जो एब्सॉर्प्शन है ये कितना होगा, मतलब ये एब्सॉर्प्शन लिमिट जो है वो हम कैसे पता लग सकते हैं, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ की हेल्प से। ये जो एब्सॉर्प्शन है ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शन टू द पाथ लेंथ, ठीक है। मतलब जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, या हम कहें जितना ज्यादा पाथ लेंथ होगी, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये बियर्स लॉ है कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पाथ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज लैम्बर्ट्स लॉ। तो कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू एल, और इसको हम कहते हैं लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ इज एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ये एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप है दैट रिलेट्स, ये किसको रिलेट करती है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, कि कितना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ है, टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मतलब उनकी उस मटेरियल की थिकनेस क्या है या उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, थ्रू विच द लाइट इज ट्रेवलिंग, मतलब जिस पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू यूवी जो है गो थ्रू कर रहा है, राइट। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। यूवी का जो इंटरेक्शन है या एब्जॉर्प्शन है वो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ पे डिपेंड करता है, और लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ का स्टेटमेंट अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, दिस इज द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जो लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करे, ठीक है। देखिए, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू पास की जाती है तो अ पार्ट ऑफ लाइट इज एब्सॉर्ब, एक उस लाइट का कुछ पार्ट जो है वो एब्सॉर्ब हो जाता है, एंड अ पार्ट ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। इसको ऐसे समझे हम कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई मीडियम है और यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हो रही है, तो इसमें से इस मीडियम के द्वारा कुछ लाइट एब्सॉर्ब कर ली जाएगी और कुछ लाइट ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, the absorbance is directly proportional to the concentration and the path length। जैसा मैं यहाँ बता चुकी हूँ आपको कि अगर ये पर्टिकुलर यूवी रेडिएशन मैटर पे पड़ा तो वहां से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होगी, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है ये क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, ठीक है। कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं लैम्बर्ट बियर्स लॉ, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, एप्सिलॉन एब्जॉर्प्टिविटी, दिस इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। एब्जॉर्प्टिविटी सिंपल भी होती है और एब्जॉर्प्टिविटी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी भी होती है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कब होगी, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इक्वेशन में रख रहे हैं तो जो आपकी एब्जॉर्प्टिविटी होगी वो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होगी,
और अगर आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं तो एब्जॉर्प्टिविटी आपकी नॉर्मल एब्जॉर्प्टिविटी आएगी। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दैट विल गिव यू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ मैंने देखिए लिखा हुआ है Cm indicates the molar concentration. Molar concentration is equal to normal concentration divided by molecular weight of that compound. So that we will get the molar concentration. तो जब हम यहाँ molar concentration रखेंगे तब ये absorptivity molar absorptivity होगी, और जब हम normal concentration रखेंगे, molar concentration मतलब नहीं रखेंगे, तब इसको हम कहेंगे absorptivity। ठीक है। अब एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्टिविटी की बात हो गई। अब इसी फिनोमेना को हम थोड़ा सा ट्रांसमिटेंस के टर्म्स में भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो इंसिडेंट लाइट की बीम है, ठीक है, यहाँ पे मैटर है, मैटर के साथ एक बीम इंसर्ट हो रही है। तो अगर हम मान लें इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है और जो ट्रांसमिटेड बीम है वो आई है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस क्या हुई? जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई वो एब्जॉर्बेंस हो गई, या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो एब्जॉर्बेंस हो गई, और जो ट्रांसमिट हुई वो ट्रांसमिटेंस हो गई। अब लैम्बर्ट बेयर्स लॉ ये भी कहता है कि जब कोई भी मैटर यूवी रेडिएशन से इंटरैक्ट करता है तो जो इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी होती है, आई इंडिकेट द इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। तो जो इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी होती है वो हायर होती है, और फिर एब्जॉर्प्शन के पास जो बीम ट्रांसमिट होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम थोड़ा सा ट्रांसमिटेंस को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे द एब्जॉर्बेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं द एब्जॉर्बेंस ऑफ अ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में एब्जॉर्बेंस हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और एब्जॉर्बेंस ऑफ द सोल्यूशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस, ठीक है। ये एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस जैसे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस को हम ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ टी, टी इंडिकेट टी इज ट्रांसमिटेंस के टर्म्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो माइनस लॉग टू द बेस 10 टी को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 1/t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम a इज इक्वल टू एप्सिलॉन cn को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फिर दूसरी तरह से जब हमने ट्रांसमिटेंस के टर्म्स में एब्जॉर्बेंस को डिफाइन किया कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस, तो इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया, और फिर ट्रांसमिटेंस को हमने डिफाइन किया। द ट्रांसमिटेंस ऑफ अ solution is defined as the ratio of the intensities of transmitted beam। transmitted beam देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, तो transmitted beam is I and incident beam is I naught, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है the transmittance of a solution is defined as the ratio of the intensity of transmitted beam to the intensity of the incident beam। मतलब क्या हुआ कि हम ट्रांसमिटेंस को ट्रांसमिटेड बीम और इंसिडेंट बीम के रेशियो से भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज T is equal to I upon I naught, where I is the transmitted beam whereas I naught is the incident beam. This will become equation 3, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 what we get? A is equal to, देखिए सबसे पहले था A is equal to epsilon CH, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे था A इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 1 अपॉन t, या फिर ट्रांसमिटेंस को हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, दैट इज इट इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 I नॉट अपॉन I। आई होप दिस इज क्लियर। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला या कह लीजिए इंटर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे बेस्ड अगर लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ का क्वेश्चन आता है तो उसका न्यूमेरिकल जरूर आता है।
और इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर अप्लाई होता है, तो यू प्लीज रिमेंबर दिस इंटर रिलेटेड फॉर्मूलाज। ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम एग्जाम में आई हुई है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रॉब्लम 1 ऑलरेडी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि नोट्स में आपको सारे एकेटीयू के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, बस यहाँ चूंकि मैं कंटिन्यूएशन में बता रही थी तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि सी द क्वेश्चन कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस। आपको एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करनी है इफ द परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस इज 80। ठीक है। अब इस पे मैंने सिर्फ हिंट दी है आपको, ट्रांसमिटेंस का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है। ट्रांसमिटेंस का परसेंटेज कितना है? 80। लेकिन जब हम इंसिडेंट बीम की बात करते हैं तो इंसिडेंट बीम तो 100% होती है, राइट। तो उसमें उसके हिसाब से हमने फॉर्मूला यूज किया, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई। ये होता है एब्जॉर्बेंस का। तो अब आपको पता है आई नॉट क्या है? इंसिडेंट बीम है, और इंसिडेंट बीम की वैल्यू क्या होगी? 100% है। और ट्रांसमिटेंस 80% है। तो क्या हो गया? ए इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10, 100/80। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस देन प्लीज रेफर नोट्स फॉर द सेम। ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इन द सेकेंड पार्ट we will discuss more about the theoretical